नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंतर्गत डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और इन तीनों टॉपिक से संबंधित मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पूछा जाता है। और पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2015-16 के अंदर, तो उस केस में भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन ही पूछा गया था, जिसमें एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म को सभी साझेदारों की संयुक्त जीवन पर ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त होगा। इस टाइप का क्वेश्चन था कि एक पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है और वो रिटायर्ड हो जाता है, तो उस केस में जब इंश्योरेंस कंपनी कितनी राशि का भुगतान, कौन सी राशि का भुगतान करेगी, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने से पहले कंसेप्ट को सीख लेते हैं, देन इस क्वेश्चन पे हम आएंगे वापिस से। तो जो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर है, इन दोनों केस के अंतर्गत साझेदारी जो होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में वो खत्म होती है। जैसे मैं कहूं कि एक साझेदारी फर्म के अंतर्गत 3 साझेदार हैं और उसमें से एक साझेदार की डेथ हो जाती है या वो रिटायर्ड हो जाता है किसी कारणवश, तो अब जो साझेदार बचेंगे, क्या बचेंगे? 3 में से 2 ही बचेंगे। तो जो लाभ पहले वो 3 भागों में बांटते थे, अब वो 2 भागों में ही बटेंगे। तो इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स होते हैं उनको लाभ होता है, जिसे हम कहते हैं गेन होना। यहाँ गेन होना कहलाता है। और यहाँ पर कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। इसके अंतर्गत जो गेनिंग रेशियो जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो कैलकुलेट किया जाता है कि कितना गेन हुआ है। ठीक है, अब जब ये केस होता है तो इस संबंध में अकाउंट्स के दृष्टिकोण से हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने होंगे, उनके ऊपर सबसे पहले हम नजर डाल देते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हमारा यही कार्य होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें यहां पर बनाना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम ये देखते हैं कि असेट्स और लायबिलिटी के जो मूल्यों में कमी वृद्धि हुई है, उसमें जो रिटायर्ड होने वाला है, जो डेथ हो रही है, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसमें उसका कितना हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें असेट्स और लायबिलिटी का जो कमी और वृद्धि है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां बनाना होता है। और सभी साझेदारों के जो ओल्ड रेशियोज होते हैं उनके अंतर्गत उनके प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट जो है गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। अब गुडविल का एडजस्टमेंट हम यहां पर कैसे करते हैं? गुडविल का एडजस्टमेंट यहां पर, जैसे मैं कहूं ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर्ड हो रहा है, तो ए और बी क्या करेंगे? गुडविल की राशि जो है सी को पे करेंगे। तो ये सी को किस अनुपात में राशि को पे करेंगे? जिस अनुपात में इनको गेन हुआ है। तो ये गेन रेशियो जो है, या गेनिंग रेशियो से हम कहते हैं, वो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गेनिंग रेशियो निकालना होता है। और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? हम जानते हैं कि ओल्ड रेशियो जो होता है वो तो होगा कम हमारा, परंतु जब नया रेशियो होगा वो होगा ज्यादा, क्योंकि अब 2 ही रह गए हैं। तो न्यू माइनस ओल्ड, इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं। और इसी गेनिंग रेशियो के अंतर्गत हम जो रिटायर्ड हो रहा है, जिसकी डेथ हो गई है, उस पार्टनर को गुडविल में हिस्सा प्रदान करते हैं। दूसरा यहां जो इंपॉर्टेंट है वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर के अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो वो डिजीज पार्टनर है उसके संबंध में पूछा जाएगा, या फिर आपका जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है तो उसको पहले समझ लेते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है और इसको क्यों कराते हैं। देखिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, साझेदार की जब डेथ होती है तो उस केस में फर्म को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, और उसी उद्देश्य से हम ये पॉलिसी करवाते हैं, ताकि फर्म के सामने, साझेदारों के सामने जो है ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खड़ी ना हो। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब डेथ होगी या मैच्योरिटी, उस केस में क्या करेगी? अमाउंट पे कर देगी, जिससे हम उस पार्टनर को, उसके पार्टनर के जो उत्तराधिकारी है उसको हम भुगतान कर देंगे। तो इसका उद्देश्य जो होता है वो यही है कि फर्म को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इस संबंध में हमें क्या करनी होती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी के संबंध में हमारा जो कंसेप्ट है और हमारा जो एडजस्टमेंट करना होता है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव कैसा होगा? तो जेएलपी के संबंध में अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव क्या है? एक तो जेएलपी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी हम लेते हैं तो हमें क्या करना होता है? उसके लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होता है। तो एक ट्रांजेक्शन तो हमारा प्रीमियम पेमेंट करने का होता है, और दूसरा
जब डेथ होती है तो हमें पैसा प्राप्त होता है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें पैसा प्राप्त होता है, तो उस पैसे का जो प्राप्त होता है इंश्योरेंस कंपनी से उसको रिसीव करना होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हमें यहां पर दो एडजस्टमेंट करने होते हैं अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से। एक तो प्रीमियम पेड करना और दूसरा क्या होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें पैसा प्राप्त करना है इंश्योरेंस कंपनी से और हमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने पार्टनर्स के बीच में। तो यहां पर इसके संबंध में कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से जो हमें देखने हैं वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जेएलपी के संबंध में प्रीमियम का भुगतान जब किया जाता है, प्रीमियम पेड किया जाता है, तो इस प्रीमियम को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक, हम इसे एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करते हैं और दूसरा जो है हम इसे एक असेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं। दोनों ही कंसेप्ट को आपको समझना होगा। जब हम इसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करें तो हम क्या कहते हैं कि हर साल जो हम प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, चाहे हम क्वार्टरली पेड कर रहे हैं, चाहे हाफ ईयरली पेड कर रहे हैं, या ईयरली पेड कर रहे हैं, या मंथली पेड कर रहे हैं, जब जब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट पेड करोगे आप इंश्योरेंस को, उस समय हम क्या करते हैं यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट का जो नेचर है वो किस तरीके का है, नॉमिनल नेचर टाइप का अकाउंट होता है। उसको हमें डेबिट करना होगा और जिसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे बैंक के थ्रू या कैश के रूप में जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जितनी बार पेमेंट किया जा रहा है हर बार उसकी एंट्री पास की जाएगी और एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, इसको चूंकि हमने क्या मान लिया, एक एक्सपेंस के रूप में मान लिया, तो इस राशि, ये जो है नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दो एंट्री पास होगी टू पेमेंट द इंश्योरेंस प्रीमियम। जब हम इसको कैसे माने, एक एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करें, यही एंट्री हमें पास करनी है जब तक हमारा इंश्योरेंस हम पेड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस के संबंध में सारा ट्रीटमेंट कहां से हो रहा है, पीएनएल के थ्रू हो रहा है, तो किसी प्रकार का बैलेंस शीट में कोई रिफ्लेक्शन अमाउंट नहीं दिखाना होता है यहां पर। तो किसी प्रकार का हमें बैलेंस शीट में किसी कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारा सेटलमेंट किससे हो गया, पीएनएल अकाउंट से हो गया। ठीक है, दूसरा क्या यहां पर ध्यान रखना है, ये तो हो गई पेमेंट की बात। अब हम रिसिप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हम रिसीव्ड कर रहे हैं अमाउंट, जब अमाउंट हम रिसीव्ड करेंगे, और रिसिप्ट कब होगा, रिसीव्ड होगा डेट पे या मैच्योरिटी पे, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, यहां पर जेएलपी रिसीवेबल अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी जो अकाउंट है उसके नाम से अकाउंट खोला जाएगा, है ना, और वो राशि हमें प्राप्त करनी होगी। तो हम कहेंगे जेएलपी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आपका जो पार्टनर से, एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने भी है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के उनका जो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है उसके अंतर्गत हम इस राशि को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसका जो पैसा प्राप्त होगा उसके लिए हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या जेएलपी रिजर्वेबल, जो भी आप इसमें दिखाना चाहो, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है जेएलपी रिजर्वेबल इंश्योरेंस कंपनी का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है अकाउंट। तो ये दो एंट्री आपको पास करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि जब हम क्या माने, उसको एक एक्सपेंस के रूप में मानेंगे, तो हमें क्या करना होगा, जब भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश की एंट्री होगी, और दूसरा हम हर साल अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और जब पैसा हमें प्राप्त होगा तो हम इंश्योरेंस कंपनी को या जेएलपी रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और पैसा प्राप्त करके जेएलपी रिसीवेबल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा एक ये एक्सपेंस के रूप में जो मानते हो तो उस तरीके से ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं कि इसको हम कैसे मानते हैं, एक असेट्स के रूप में। जब हम इसको असेट्स के रूप में माने, जेएलपी को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, असेट्स के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। तो इस केस में दो बातें हमें ध्यान रखनी है। एक इसको चार जोन प्रॉफिट माना जाता है, और एक माना जाता है एप्रोप्रिएशन। जब हम एप्रोप्रिएशन मानेंगे
तो उस केस में दो अकाउंट खुलते हैं, एक जेएलपी अकाउंट खुलता है और एक जेएलपी रिजर्व अकाउंट खुलता है। और जब इसको चार्ज ऑन प्रॉफिट के रूप में मानते हैं तो यहां पर कितने अकाउंट खुलते हैं, सिर्फ जेएलपी अकाउंट खुलता है। यह हमें ध्यान रखना है। तो जेएलपी अकाउंट कब खुलेगा, जब हम इसको कैसा माने, एज ए चार्ज, और जब उसको हम कैसे माने, एक प्रीमियम को एप्रोप्रिएशन के रूप में माने, तो हम उसको क्या करेंगे, जेएलपी रिजर्व अकाउंट को भी ओपन करेंगे। तो यहां पर जब फर्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं कि जब हम चार्ज ऑन प्रॉफिट मान रहे हैं, यानी जो प्रीमियम है उसको हम कैसे कर रहे हैं, ट्रीट, एक असेट्स के रूप में ट्रीट कर रहे हैं और उसको चार्ज ऑन प्रॉफिट मान रहे हैं। तो हम यहां पर जब भी हम प्रीमियम चुकाएंगे, पेमेंट करेंगे, तो हमें यहां पर जेएलपी अकाउंट जो है हमेशा डेबिट करना होगा। एक साल में 4 बार चुके तो 4 बार जेएलपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। परंतु एंड ऑफ द ईयर हमें किसी प्रकार से इस जेएलपी अकाउंट को क्या करना है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको ऐसे ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक एसेट्स के रूप में मान रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको खर्चा ही नहीं मान रहे, नॉमिनल अकाउंट का नेचर ही नहीं है, तो वो पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है। तो जब बैलेंस शीट में शो होगा तो बैलेंस शीट में किस मूल्य पे शो होगा, सरेंडर वैल्यू पे शो होगा। ये हमें इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है अपनी, कि जब एक असेट के रूप में जेएलपी को ट्रीट किया जाता है तो उस केस में बैलेंस शीट में जेएलपी अकाउंट को दर्शाया जाएगा, और वो किस मूल्य पर दर्शाया जाएगा, सरेंडर वैल्यू पर, समर्पण मूल्य पर दर्शाया जाएगा। समर्पण मूल्य का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में यदि मैं इंश्योरेंस जो मैंने ले रखा है उसको मैं बीमा कंपनी को कह दूं कि भैया इसको जितना भुगतान किया उतना ठीक है और ये आप रख लीजिए और हमें पैसा भुगतान कर दीजिए, तो उस केस में वो संपूर्ण राशि नहीं देगा, क्योंकि इंश्योरेंस की कंडीशन होती है कि वो इंश्योरी, जो इंश्योर्ड पर्सन है और जो इंश्योरर है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहता है कि घटना को घटने पर वो उसकी राशि का भुगतान करेगा, परंतु घटना घटी नहीं और उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, मैं पॉलिसी को सरेंडर कर देता हूं, तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, सरेंडर वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगी। तो वो क्या है, सरेंडर वैल्यू कहलाती है। तो बैलेंस शीट में हमें उसको जेएलपी को किस रूप मूल्य पे दिखाना होगा, सरेंडर वैल्यू के रूप में दिखाना होगा, ठीक है। और यहां पर एक और ध्यान रखना है कि जब जब बैलेंस शीट के अंदर सरेंडर वैल्यू पर आप जेएलपी अकाउंट को शो कर रहे हो, तो जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम इस सरेंडर वैल्यू से ज्यादा होगा, उस केस में हमें पीएनएल अकाउंट से उससे चार्ज करना होगा। उस समय पीएनएल अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। जेएलपी ऑलरेडी डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका पीएनएल अकाउंट डेबिट, और टू बैंक का खाता आ जाएगा, और इस तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा पेमेंट पर, किसका, प्रीमियम का, ठीक है। तो ये केस हुआ चार्ज ऑन प्रॉफिट का। दूसरा, मैं यहीं पर कहूं चार्ज ऑन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जेएलपी अकाउंट शो हो गया। अब यहां पर भी जब डेथ ऑफ पार्टनर हुई, उस केस में मेरे को क्या होगा, पैसा मिलेगा। तो यहां पर भी ट्रीटमेंट कैसे होगा, वही हमें क्या करना होगा, जेएलपी रिसीवेबल, या आप कह सकते हो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करना होगा टू जेएलपी। चूंकि यहां पर बैलेंस शीट में जेएलपी अकाउंट शो कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा, टू जेएलपी अकाउंट। और ये कौन से मूल्य पर, मैच्योरिटी वैल्यू पर, है ना, ये ध्यान रहे, जितने पर राशि इंश्योरेंस जब डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, संपूर्ण राशि का भुगतान आपको कर देगी। तो जब आपको संपूर्ण राशि का भुगतान करेगी तो वो मैच्योरिटी वैल्यू कहलाती है, वो राशि हमें प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर ही यही है कि हमें जो राशि प्राप्त होगी वो पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी, यानी कि जो बी उत्तर है उसका सही हो जाएगा। देखो कंसेप्ट पकड़ेंगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लिए पॉलिसी की राशि और शेष साझेदारों के लिए समर्पण मूल्य की राशि, तो ये किसका है, जब वो ज्वाइंट पॉलिसी ने लेकर सेपरेट पॉलिसी ले, उस केस में वो ए जो पॉइंट है वो उसका उत्तर सही होगा। परंतु यहाँ पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इसका आंसर जो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस पॉलिसी की जो राशि है वो संपूर्ण भुगतान आपको कर देगी। तो जब ये राशि प्राप्त होगी तो वो मैच्योरिटी वैल्यू कहलाती है, और वो जेएलपी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट कर देंगे, और ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू पर शो होगा। दूसरा, आपको यहां पर फिर ये राशि हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये क्या करेंगे, पैसा प्राप्त हो जाएगा, आपका पैसा प्राप्त होने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिसीवेबल। ये आपकी रिसीवेबल या इंश्योरेंस कंपनी जो भी आप दिखा दीजिए, ये हमें पैसा प्राप्त, ये हो जाएगा, पैसा प्राप्त हो जाएगा। और अब हम क्या करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। परंतु यहां पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, जो जेएलपी अकाउंट हम बैलेंस शीट में शो करवा रहे हैं वो सरेंडर वैल्यू पे शो करवा रहे हैं, और यहां पर जेएलपी अकाउंट जो है मैच्योरिटी वैल्यू पर आ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
उस डिफरेंस को भी हमें एडजस्ट करना होगा। ठीक है, जो भी जो डिफरेंस आता है, क्योंकि सरेंडर वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू में डिफरेंस आएगा ही आएगा, तो वो जो डिफरेंस आएगा उसको हमें एडजस्ट करना होगा। और उसके लिए हम यहां पर ये एंट्री पास करते हैं, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके की ये एंट्री पास की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, किस केस की बात कर रहा हूं मैं, जब हमें क्या करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एज ए असेट मानना है और दूसरा उसको चार्ज मानना है, यानी यहां पर एप्रोप्रिएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। परंतु जैसे ही मैं एप्रोप्रिएशन की बात करूंगा, तो दूसरा जो इसका पार्ट है वो एप्रोप्रिएशन का है कि जब मैंने प्रीमियम को क्या मान लिया, एज ए एप्रोप्रिएशन मान लिया, तो यहां पर दो अकाउंट मेरे ओपन हो जाएंगे। एक आपका जेएलपी अकाउंट ओपन हो जाएगा, एक इसके साथ पैरेलल आपका क्या लगेगा, जेएलपी रिजर्व अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जो जेएलपी अकाउंट हमने ओपन किया है वो तो मैं बैलेंस शीट पे दिखाना ही है, तो जेएलपी रिजर्व भी हमें बैलेंस शीट में दिखाना होगा। ये तो लायबिलिटी साइड शो होगा और ये आपका असेट साइड होगा। ठीक है, और दोनों ही किस मूल्य पर, सरेंडर वैल्यू पे शो होंगे। ठीक है, तो जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाओगे तो आप वही एंट्री आपको पास करनी है, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और हमें क्या करना होगा, एज एप्रोप्रिएशन मानना है तो हमें पी&एल एप्रोप्रिएशन से राशि निकालकर कहां ट्रांसफर करनी होगी, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किस नाम से, किस हेड में ट्रांसफर करना होगा, जेएलपी रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी। और ये एंट्री आप पास करते जाएं, जब जब प्रीमियम भुगतान करोगे तो प्रीमियम के बराबर की राशि हम क्या करना है, पी&एल एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होती होती कहां चली जाएगी, जेएलपी रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी। ये हमें लगातार करनी है। ठीक है, और दोनों ही किस मूल्य पे दिखाना है, सरेंडर वैल्यू पे। और जब भी सरेंडर वैल्यू और प्रीमियम का डिफरेंस आए, यानी एक्सिस प्रीमियम जब भी आएगा, तो ऑटोमेटिक हमें क्या करना होगा, जैसे वहां पर हमने क्या किया, पी&एल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया, तो यहां पर किसके थ्रू हो जाएगा, जेएलपी अकाउंट को, जेएलपी रिजर्व अकाउंट को हमें डेबिट कर देना होगा और फिर आपका प्रीमियम का पेमेंट है जो उसका एडजस्टमेंट कर लेना होगा। तो पूछ सकते हैं यहां पर क्वेश्चन कि जब जेएलपी रिजर्व अकाउंट खोला जाता है और दूसरा जब प्रीमियम और सरेंडर वैल्यू में जो डिफरेंस आया है, यानी प्रीमियम ज्यादा चुका है, तो उस केस में किस खाते के थ्रू एडजस्टमेंट किया जाएगा, तो हम जेएलपी रिजर्व अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पेमेंट की बात। अब क्या होगा, अब हम पेमेंट रिसिप्ट करना है। तो जब पेमेंट रिसिप्ट करोगे तो पेमेंट रिसिप्ट करने की एंट्री यहां पर देखिए, जेएलपी रिजर्व अकाउंट का जो दे रखा है, एंट्रीज दे रखी है, तो एंट्री वही होगी, जेएलपी रिसेबल या इंश्योरेंस जो आपकी कंपनी अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, मैच्योरिटी वैल्यू पे आ जाएगा। दूसरा, बैंक अकाउंट से आप रिसीव कर लीजिए पैसा और फिर आप क्लोजिंग कीजिए, आपका जेएलपी रिजर्व अकाउंट जो है क्लोज होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसका बैलेंस जो पड़ा हुआ है वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा उसका, तो उसको डेबिट करके जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। और फिर जेएलपी अकाउंट डेबिट टू आपका ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट हमें पूरा करना है। तो यहां पर मोटा मोटा जो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है वो ये है कि प्रीमियम को हम ट्रीट कर सकते हैं एक एक्सपेंस के रूप में, एक असेट्स के रूप में। जब हम एक्सपेंस के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो किसी प्रकार से जेएलपी की राशि कहीं पर भी बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, वो पी&एल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, क्लोज हो जाएगी हर साल। और जब भी पैसा डेट होगी तो उस केस में पैसा प्राप्त करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने साझेदारों में, पुराने अनुपात में, बात खत्म। परंतु साथ ही जब हम इसको असेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक, आपको क्या करना है, एक चार्ज के रूप में अगर ट्रीट कर रहे हो तो जेएलपी अकाउंट खोलना है, और जेएलपी अकाउंट खुलेगा कहां पर, जेएलपी अकाउंट खुलेगा तो पेमेंट करोगे आप, पेमेंट करोगे तो उसको बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर, सरेंडर वैल्यू पर। इसके पीछे कौन सी कन्वेंशन वर्क करती है, रूढ़िवादी की परंपरा जो है इसके पीछे वर्क करती है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, जब हमें रिटायरमेंट हो, उसका डेथ हो जाएगी तो उस केस में हमें पैसा प्राप्त होगा तो मैच्योरिटी वैल्यू पर पैसा प्राप्त होगा और सरेंडर वैल्यू को हमने बैलेंस शीट पे दिखा रखा है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो फिर वो आपको ये जो एंट्री आपको इसमें दे रखी है वो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह की एंट्री आपको पास करनी होगी। ठीक है, और यहां, और दूसरा, चूंकि यहां पर प्रीमियम और सरेंडर वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस आता है तो पी&एल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, परंतु जब जेएलपी रिजर्व अकाउंट यानी कि दूसरा जो एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट है वो अगर ओपन है तो उस केस में अगर हमें क्या करना होगा, हर साल पी&एल एप्रोप्रिएशन से जेएलपी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना होगा। और जब भी प्रीमियम की राशि सरेंडर वैल्यू से अधिक हो जाएगी उस केस में पी&एल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट ना होकर वो जेएलपी रिजर्व अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। और जब डेट होगी, पार्ट आएगी, तो पैसा वैसे ही प्राप्त करना है और वैसे ही हमें क्या करना है, जो पुराने साझेदार है उसको उनके पुराने लाभानी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चीज ध्यान रखें।
ठीक है, तो यही आपको पूरा इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि गेनिंग रेशियो क्या है, दूसरा आपको जेएलपी के संबंध में ध्यान रखना है। इसके अलावा ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछते नहीं है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पोटेंशियल फर्स्ट है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2, 3:10 एंड 1/5. B retires from the firm A and C decided to the share the future profit in a 3:2 calculate gaining ratio. देखो gaining ratio के संबंध में क्वेश्चन पूछा है, तो हम कहेंगे कि यहां पर A जो है आपका, A जो है उसका A, B और C, A 1/2, B जो है आपके 3/10 और C जो है 1/5, और यहां पर B जो है वो रिटायर्ड हो रहा है, और A और C जो है लाभ हानि को कैसे बांट रहे हैं, 3:2 में बांट रहे हैं। तो न्यू रेशियो जो है वो क्या है, 3:2, और ये है ओल्ड रेशियो। पहले इसको मिला एक जैसा कर लेते हैं, 1/2 प्लस 3/10 प्लस 1/5, यहां 10, 5 दूनी 10 और प्लस 3 प्लस 5 दूनी 10, 5 और 3 8 2 10, ठीक है, 10/10। अब गेनिंग रेशियो ए का क्या होगा, हम जानते हैं गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या है आपका 3/5, ओल्ड कितना था 5/10। ऐसे ही सी का न्यू रेशियो क्या है 2/5 और ओल्ड रेशियो क्या है 2/10। यहां 10, 2 दूनी 3 दूनी 6 और ये 5, और यहां पर 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 माइनस 2, तो 1/10 और 2/10, तो 1:2। तो इसका सही उत्तर जो है गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, बड़ा इजी है। दूसरा क्वेश्चन, बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:4 एंड डी डेड ऑन 30th June 2022 एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2021 and 22 were 12,000. How much sharing in profit will be credited to the D's account? देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जब भी जैसे अब हम बिजनेस तो जारी रहता है, ऐसा नहीं है कि भी जो पार्टनर है उसकी डेथ जो है 31 मार्च को ही होगी, वो बीच में कभी भी डेथ हो सकती है, डेथ कोई निश्चित सर्टेन होती नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रॉफिट में उसका फिर पार्ट पूछा जाता है, तो उसके लिए हम एक तो यहां ध्यान रखना है P&L सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जब बीच में, मिड में या कहीं पर भी आपका जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उस केस में उसके प्रॉफिट का पार्ट निकालने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है, तो P&L सस्पेंस अकाउंट को बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाएगा, जैसे यहां पूछा हुआ है, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें पिछले साल का लाभ दिया हुआ है 21-22 का, वो दे रखा है 12,000 और डेथ हो रही 30th जून को, ठीक है। तो इस साल का 22 में, इस साल का अप्रैल, मई और जून 3 महीने हो गया। तो पिछले साल हमने 12,000 रुपए कमाया था, तो हो सकता इस बार भी हम मान के चलेंगे 12,000 तो हम कमाएंगे ही। तो हम कहेंगे 3 महीने का लाभ कितना होगा 12,000, एक साल का तो 1 महीने का 1,000 हो गया। तो हम कहते हैं कि कम 3,000 रुपए तो हमने अभी फर्म ने पैसा कमाया ही होगा। इसमें से आपके जो इसका हिस्सा है वो कितना होगा 7, 5 और 4, 7, 5, 12 और 4, 16, यानी कि सी की डेट हो रही है डी डेट हो रहा है, डी का 4/16, तो 4 चौक 16 और ये, यानी 750 रुपए जो है वो किसके आएंगे हिस्से में, डी के जो उत्तराधिकारी है उसको प्राप्त होंगे। तो यहाँ 750 रुपए जो उत्तर सही हो जाएगा। आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर अमाउंट पेबल टू हिम इज रिसीव्ड बाय, कौन रिसीव करेगा, उसका उत्तर जो उत्तराधिकारी है वही पैसा प्राप्त करेगा, एग्जीक्यूटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, किसमें बांटते हैं, हम जानते हैं कि पुराने साझेदारों में और किस अनुपात में, उनके पुराने जो लाभ हानि अनुपात है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपका ऐसी उत्तर सही हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो कंसेप्ट पूरा पकड़ना है डेट और जेएलपी का, वो यही पकड़ना है, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।